नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 11 किस्तें सुन चुके हैं। अब 12वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। उसके नमस्कार के जवाब में सुदर्शना ने कहा, और मेरा मन चाहता था कि ये आप ही हों। सलीम के मुंह से बेख्तियार निकला तो सुदर्शना बेख्तियार हंस दी। उसके मोतियों जैसे दांत और जिंदगी से भरपूर हंसी भी जाज़बियत का एक अजब अंदाज लिए हुए थी। सलीम के होंठों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। चलिए, हम दोनों के मन की बात पूरी हो गई, लेकिन आपने इतने दिन कहाँ गुजार दिए? उसने दरवाजे से एक तरफ हटकर उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। छोटा मोटा कारोबार भी समेटना हो तो आप जानती हैं कितना वक्त लग सकता है। मैं कारोबार हयात समेटना चाहता था। माता जी की बरसी करनी थी और कुछ दूसरे मामलात भी थे। उसने अंदर दाखिल होते हुए कहा, कौन आया है बेटी? दूसरे कमरे से, जहां थोड़ी देर पहले घंटियां बज रही थी, उसकी मम्मा की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो सुबह सुबह पूजा कर रही थी। खुद ही आकर देख लीजिए ना। सुदर्शना ने भी वहीं से ऊंची आवाज़ में कह दिया, ज़रूर राजकुमार होगा। उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी और वो दूसरे हिले में वो आरती की थाली पकड़े अंदर आ गई। पाँव लागू मौसी जी, ये कहते हुए सलीम ने उसके घुटनों को छू लिया। जानकी देवी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और खड़े होने पर थाली में रखी अलम गलम चीज़ों में से तिलक उसके माथे पर लगाकर बर्फी का एक टुकड़ा उसके मुंह में रख दिया। ये देवी माँ का प्रसाद था। अंकल का क्या हाल है? कहाँ है वो? सलीम ने आराम से सोफे पर ढेर होते हुए कहा, सैर करने गए होंगे। अब बुढ़ापे में जवानी का शौक चढ़ाया है बेचारे को। सारी जिंदगी तो कुर्सी पर बैठकर गुजार दी, अब रिटायरमेंट के बाद एथलीट बनने का सोच रहे हैं। जानकी देवी ने अपने मखसूस लहजे में कहा, ओ मम्मा, क्यों इत्तेहास का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई हैं आप? रिकॉर्ड्स तो दुरुस्त रखा कीजिए। पप्पा शुरू हुई से ही सैर और वर्जिश के आदी हैं, अब नहीं हुए। सुदर्शना ने हंस कर कहा, चमची बाप की है ना पुलिस वाली, बाप भी और अब औलाद भी। भगवान न करे कि मेरे बेटे का भी तुम्हारी तरह दिमाग खराब हो जाए। अच्छा, बाकी लड़ाई फिर कर लेंगे। राजकुमार जी इतनी सर्दी में आ रहे हैं, मैं इनके लिए काफ़ी तो ले आऊं। ये कहकर वो रसोई की तरफ चल दी। क्या हाल है बेटा? हमें तो तुम्हारा बहुत इंतज़ार था। इसके पिता ने तो जगह भी देख ली। भगवान करे तुम्हारी वजह से ही किसी काम से लग जाएं। मैं तो सारा दिन घर में इन लोगों की धमाचौकड़ी से तंग आ गई हूँ। बेटी की जाते ही उसने अपनी पूजा भुलाकर सलीम के सामने ही डेरा लगा लिया था। बस मौसी जी, वहाँ बहुत से मामलात निपटाने थे, इसलिए कुछ दिन लग गए। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आ गया हूँ। अब सबको काम से लगा दूंगा। भगवान तुझे मेरी उम्र भी लगा दे बेटा। अच्छा, तू बैठकर टीवी देख, मैं इस नखट्टू राहुल को जगा दूं और तुम्हारे लिए नाश्ता भी तैयार कर लूं। ये कहकर वो राहुल की तरफ चली गईं और सुदर्शना काफ़ी का मग पकड़े अंदर आ गई। क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपसे पूछे बगैर काफ़ी में करीम डाल दी है और एक चम्मच शुगर भी। उसने मग सलीम के सामने धरी एक मेज़ पर रखते हुए कहा, शुक्रिया। मैं कभी कभी करीम वाली काफ़ी भी पी लेता हूँ, लेकिन वहाँ ब्लैक कॉफ़ी की आदत पड़ गई थी ना। और सबसे अहम बात यह कि मुझे घर की बनी हुई इंडियन चाय सबसे ज़्यादा पसंद है। उसने सुदर्शना की तरफ देखते हुए कहा, जो अपने सामने काफ़ी रखे दोनों हाथों से बालों को संवारते हुए बांधने की कोशिश कर रही थी। सलीम के लिए उसके सरापे पर ज़्यादा देर नज़रें जमाए रखना कदरे मुश्किल था। उसने अपनी तवज्जो टीवी के खबरनामे की तरफ मबजूल कर ली थी। भारतीय टीवी पर कश्मीर में पकड़े गए मुजाहिदीन को दहशतगर्दों के रूप में दिखाया जा रहा था और एक नौजवान बड़े ज़ोर शोर से माइक के सामने खड़ा बयान दे रहा था कि इसे किस तरह पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने तरबियत दी वगैरह वगैरह। ये रोज़ाना का मामूल था। अगर वो खामोश भी रहता तो भी सलीम को इल्म था कि वो क्या कहेगा। ऐसी घिसी पिटी कहानियां राह की तरफ से इन लोगों को पढ़ाई जाती थीं। वो जानता था कि ये गद्दार शुरू हुई से डबल क्रास होते हैं और मौका मिलते ही अपना काम कर दिखाते हैं। अब कभी कभी उसे इस सूरत हाल पर बहुत दुख होता था कि एक आदमी की गद्दारी या बुजदिली की वजह उसके 4-5 साथियों की जिंदगी जहन्नम बन जाती थी। वो जानता था कि एक मर्तबा जिंदा राह के हाथ लगने का मतलब था जिंदा दरगोर होकर जिंदगी बसर करना। ये लोग अपने शिकार को मरने तो नहीं देते थे, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी अजियतनाक कर दिया करते थे कि वो मौत की तमन्ना करता, लेकिन मर नहीं सकता था। इसे एड़ियां रगड़ रगड़ कर जानवर की तरह बाकी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता था, ताकि इसकी हालत देखकर दूसरे इबरत पकड़े। इस बात का राह को भी इल्म था कि कश्मीर में आज़ादी की जो लहर आई है उसे अब ऐसे घटिया और घनौने हथकंडों से दबाया नहीं जा सकता। लेकिन वो लोग अपनी फितरत के हाथों मजबूर थे। वो सदियों से गुलाम थे जिन्हें कुछ अरसा से हुकूमत मिल गई थी।
अब वो अपनी सदियों की गुलामी का इंतकाम ले रहे थे। वो बुज़दिल थे और बुज़दिल कभी बहादुर नहीं होते, अलबत्ता जालिम बहुत होते हैं। मेरे ख्याल से अंकल के आने से पहले मुझे भी अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। उसने काफ़ी का एक लंबा घूंट हल्क में अंढेलते हुए कहा। ओह ऑफ कोर्स, आइए मैं आपका कमरा आपको दिखा दूं। उसने ड्राइंग रूम से मुल्हिका कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। अब ये आपका कमरा है, पापा ने आपके लिए सेट करवा दिया था। अगर आपको इसकी सेटिंग पसंद आ गई हो तो मुझे दाद दीजिए, अगर नहीं तो मम्मा से शिकायत करके अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली कर लीजिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा। वंडरफुल, भाई मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे मैं अपने बाप के लंदन वाले घर में आ गया हूँ। एकदम शानदार, आपके हिस्से लताफत का तो जवाब नहीं। उसने दीवार पर लगी खूबसूरत पेंटिंग्स की तरफ देखते हुए सुदर्शना से कहा। थैंक यू, आप वाकई बाजुक हैं, वरना इस घर में तो थाने जैसा माहौल ही बना रहता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और कोरंश बजा लाते हुए बाहर चली गई। कमरे से मुल्हिका बाथरूम में बेसन से लेकर सब चीजें बड़े सलीके से सजी हुई थी, जिसका मतलब यही था कि वो वाकई इन लोगों के दिलों में घर कर चुका है। लेकिन उसे अपनी मकबूलियत बरकरार रखने के लिए अभी क्या क्या पापड़ बेलने थे, इसका अंदाजा उसने लगा लिया था। उसे इस ज़मन में अपनी सलाहियतों से मुतल्लक न कोई खुशफहमी थी, न ही कोई गलतफहमी। वो जानता था कि जिस तेजी से भारतीय मुआशरा ओपन माइंडेड होता जा रहा है और इन लोगों ने जिस तरह अपनी रवायात का जनाजा निकाल कर मगरब से 2 हाथ आगे बढ़कर मगरब की नगाली शुरू की है, इसके बाद से इस मुआशरे का तुर्रा इम्तियाज दौलत और सेक्स ही रह गया था। ये लोग जिनसियत और दौलत कमाने की हवस में बहे चले जा रहे थे और ऐसे मादियत परस्त मुआशरे में आदमी के बातन से ज्यादा अहमियत उसके जाहिर को दी जाती है। सलीम ने अपना जाहिर बड़ा शानदार रखा हुआ था। उसने 15-20 मिनट में नहाकर खुद को ताज़ा दम किया। यहाँ आने के बाद वो अपने चेहरे पर मकामी फैशन के मुताबिक छोटी सी दाढ़ी सजाए रखता था। यहाँ की लड़कियों को शायद वो नौजवान ज्यादा पसंद आते थे जिनसे कदीम दौर के इंसान की दरिंदगी की कोई झलक झलकती नजर आती हो। यही वजह थी कि यहाँ नौजवान बेतरतीब और उलझे हुए बालों के साथ जिंदगी बसर करते थे। ये बाल उनके सर और मुंह पर ही नहीं, सारे जिस्म पर मौजूद होते थे और वो अमूमन बंदरों के से हुलिये पर नाज़ा हुआ करते थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, दूसरे कमरे में मौजूद लाला द्वारकादास ने ओह मेरा बेटा आ गया का नारा बुलंद किया और उससे बगलगीर हो गए। उनके बाद कदरे बेदिली से यही हरकत राहुल ने भी दोहराई, जिसे शायद उसकी माँ ने जबरदस्ती उसके मामूल से 1 घंटा पहले ही नींद से बेदार कर दिया था। मेरे ख्याल से अब तुम भी मुंह धो लो, लाला जी ने राहुल की तरफ देखते हुए तंज किया। अरे नहीं पापा, शेरों के मुंह धुले होते हैं। सुदर्शना ने जो बाहर आ रही थी आवाज लगाई। और क्या आपको अभी तक इल्म नहीं हुआ कि दीदी आज भी जंगल में रह रही हैं? राहुल ने कहा और सब कहका लगाकर हंस दिए। थोड़ी देर बाद वो नाश्ते की मेज पर इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे। इस नाश्ते के दौरान ही राजकुमार ने उन्हें अपने गुज़िश्ता हफ्ते की मसरूफियात की जाली कहानी सुनाते हुए बिलाखिर ये खुशखबरी इन तक पहुंचा दी थी कि वो लाख रुपया से ज्यादा का कैश हासिल कर चुका है, जिससे कारोबार शुरू किया जा सकता है। अगले 2-3 माह में उसे कम से कम 5 लाख रुपया और मिल जाएगा। इस खबर ने यहाँ खासे खुशगवार असरात मुरतब किए थे। लाला जी ने उसे बताया कि उसकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने एक छोटा सा प्रेस ठेके पर लेने की कार्रवाई भी करीबन मुकम्मल कर ली है और वो अपने असर और रसूख से पुलिस की तरफ से प्रिंटिंग का आर्डर भी हासिल करने में कामयाब हो जाया करेंगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली की पुलिस में यूं भी इनकी खासी आवभगत की जाती थी। मेरे ख्याल से अगर हमें इस तरह पुलिस और सिक्योरिटी वालों के प्रिंटिंग का आर्डर मिलता रहा तो 1 साल में हम अपने 2-3 प्रेस लगा लेंगे। मेरा इस काम में तजुर्बा है, मैंने इसका डिप्लोमा लंदन से हासिल किया था। उसने नई बढ़ हाँक दी और इन लोगों ने इसकी गुज़िश्ता बातों की तरह इस बात पर भी आमीन सदकन कह दिया। आज छुट्टी है और 2 रोज बाद फिर दिवाली की छुट्टी आएगी। मेरे ख्याल से तुम 2-3-4 दिन में घूम फिर कर दिल्ली की सैर कर लो। तुम कह रहे थे ना कि यहाँ पहली मर्तबा आए हो, इससे तुम्हें यहाँ के हालात का भी अंदाज़ा हो जाएगा और दिवाली के बाद फिर हम काम का भी आगाज़ कर देंगे। लाला द्वारकादास ने अपनी राय पेश की। आपका शुक्रिया अंकल, वैसे मेरा ख्याल था कि पहले काम फिर आराम। आपका ख्याल गलत है महाराज, जैसे पापा कह रहे हैं वैसे ठीक है। सुदर्शना ने उसकी बात काटते हुए कहा। और क्या, राहुल ने भी हामी भर ली। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद लाला जी ने शायद उसके चेहरे से आया थकावट के आसार नोट कर लिए थे और उसे आराम करने की हदायत भी कर दी थी। सलीम ने भी उनकी हदायत पर जी जान से अमल किया और अपने कमरे में जाकर आरामदेह बिस्तर पर ढेर हो गया। दोपहर तक वो लंबी तान कर सोता रहा। 2-3 दिन के मुसलसल सफर ने उसे थका कर रख दिया था। दोपहर तक सोने के बाद वो खुद को
दोबारा से ताज़ा दम महसूस करने लगा था। दोपहर का खाना उसने राहुल और उसकी माँ के बाजिद होने पर खाया था, क्योंकि वो अमूमन दोपहर का खाना नहीं खाता था। मौसम खुशगवार था। 3 बजे तक सुदर्शना भी वापस लौट आई। वो शायद अपने ऑफिस से सीधी इस तरफ ही आई थी। थोड़ी देर बाद सलीम और राहुल को अपनी छोटी सी गाड़ी में बिठाकर वो दिल्ली की सैर करवा रही थी। राहुल उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती उनका हमसफर बन गया था और सलीम ने महसूस किया था कि सुदर्शना को उसकी यह हरकत कतन पसंद नहीं आई थी। लेकिन राहुल के लिए शायद उसका ये रद्द अमल गैर मुतवक्का नहीं था। दोनों बहन भाई खासे बेतकल्लुफ दिखाई देते थे और एक दूसरे पर तंज का कोई मौका हाथ से चाहने नहीं देते थे। अब वो कनात पैलेस पहुंच गए थे, जहां राहुल को अपना शायद कोई दरीना दोस्त नजर आ गया था। यूं ही वो अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जा हुआ, अचानक ही सुदर्शना ने सलीम का हाथ पकड़कर कार की तरफ भागना शुरू कर दिया। फिर सलीम के ना न करने के बावजूद वो राहुल को वहीं छोड़कर कार भगाकर ले आई। थोड़ी देर बाद ही उसकी मारुति कार दिल्ली के पोश एरिया की तरफ भागी चली जा रही थी। उसे अपने साथ लिए वो सीधी यहाँ के बेहतरीन होटल अशोका में आ गई। उसके रवैये से अब सलीम को कदरे उलझन होने लगी थी। यहाँ तो सुदर्शना मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कैफियत की शिकार रहती थी, या फिर उसने जानबूझकर संजीदगी इख्तियार कर रखी थी, क्योंकि उसकी तरफ से जिस गर्मजोशी की तवक्का सलीम को थी, इसका इजहार उसने अभी तक किया नहीं था। सलीम का अंदाजा था कि वो इसके ताईं इस तरह के जज्बात रखती है जिसका उसने इजहार गंगानगर से रवानगी पर किया था, लेकिन अभी तक उसने सिवाय हंसी मजाक के और कोई बात नहीं की थी। शायद राहुल की मौजूदगी ने उसका मूड बिगाड़ दिया था। अब हम देर तक यहीं वक्त गुजारेंगे, उसने बेतकल्फी से सलीम का हाथ पकड़ते हुए कहा। दोनों होटल के बाहर में आ गए थे। जो भी पसंद करें बिला तकल्लुफ मंगवा लें, मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करनी, उसने कदरे बेतकल्फी से कहा। सलीम ने मुस्कुराते हुए बैरे को अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक लाने का आर्डर दे दिया था, जबकि सुदर्शना इससे पहले ही ये आर्डर दे चुकी थी। बैरे ने जल्द ही उनके सामने 2 गिलास ला कर रख दिए। कमाल है, मैं तो आपकी तरफ से चैंपियन वगैरह की उम्मीद कर रही थी और आप शायद तकल्लुफ कर रहे हैं। बिलाखिर उसे टटोलने के अंदाज में सुदर्शना ने कह ही दिया। नहीं सुदर्शना, सलीम ने अपने चेहरे पर जमाने भर की संजीदगी और यासियत तारी करते हुए कहा। शायद तुम्हारे नजदीक ये बहुत चौंका देने वाली बात हो कि मैं शराब नहीं पीता, मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता। मालूम नहीं मुझे शुरू ही से इन सब चीजों से नफरत क्यों हो गई थी। शायद मेरी माँ मेरे अंदर हमेशा ही मौजूद रही है, अब भी है। वो मुझे सारी जिंदगी इन चीजों से रोकती रही। मेरे दोस्त कॉलेज लाइफ में हैरान होते थे कि मैं क्या पागल हो गया हूँ। वंडरफुल राजकुमार, मुझे जिंदगी भर ऐसे साथी की तलाश रही जो इस सोसाइटी में रहे और शराब का आदी न हो। मेरे ख्याल से हमारी दोस्ती खूब निभेगी। उसने दोबारा अपना हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा। अरे क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, भला आप जैसी खूबसूरत खातून की दोस्ती पर किसको फख्र नहीं होगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। सलीम ने इससे ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहिरा किया। थोड़ी देर बाद दोनों ड्राइंग रूम में आ गए, जहां उन्होंने बुफे डिनर किया। सलीम ने इस दरमियान एक बात बतौर खास नोट की थी कि सुदर्शना मुख्तलिफ हीले बहानों से उसके जज्बा हुब्बुल वतनी का इम्तिहान ले रही थी। वह भारत से मुतल्लक उसके ख्यालात जानना चाहती थी और सलीम इसका मंशा जानकर खुद को भारत माता का सबसे बड़ा पुजारी साबित करने पे तुला हुआ था। उसने सुदर्शना को बावर करवा दिया था कि इतनी रंगीन और आरामदेह जिंदगी छोड़कर वो भारत में आया ही इसलिए है कि उसे भारत से बहुत मोहब्बत है और वक्त आने पर वो इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। कमाल है, आप सारी जिंदगी बदेश में रहे। और सुदर्शना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलीम ने उसके मुंह की बात छीन ली। नहीं सुदर्शना, इंसान कहीं भी रहे, वो तो नैरोबी या लंदन था। अगर इंसान चांद पर भी रहे तो भी अपने रूट से कटकर जिंदा नहीं रह सकता। ये लोग जो बदेश में रहकर अपनी जन्मभूमि को भूल जाते हैं, वो मसनूई दरख्तों की तरह मसनूई जिंदगी गुजारते हैं। मैं तो इन्हें जिंदा और नॉर्मल इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। मेरे ख्याल से काफ़ी मंगवा ली जाए। सुदर्शना ने हस्ब रवायत गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया था।